विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर सती और विडो रीमैरिज के बारे में बातचीत की थी। उसके अंदर मैंने आपको राजा राम मोहन रॉय और एक और सोशल रिफॉर्मर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में बात की थी। नाउ पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे जो अर्ली एज में बच्चों की शादी की जाती थी जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, उसको रोकने के लिए कैसे कानून आए। देन जो ऊंची जात के लोग होते थे जो अपने आप को ऊंची जात का मानते थे वो मंदिरों में नहीं घुसने देते थे लोगों को। देन एक बुक आई थी, बुक लिखी गई थी गुलामगिरी, काफ़ी फेमस बुक है। किसने लिखी, कब लिखी और उस बुक में क्या था, ये सब हम जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज क्या है, हिंदी में बाल विवाह कहते हैं। जो छोटे बच्चों की शादी की कर दी जाती है उसको हम कहते हैं। काफ़ी गलत प्रथा होती है जो हमारे जो भारत का समाज है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स भी बने हैं। बहुत फेमस एक सीरियल है बालिका वधू। पहला सीज़न काफ़ी सुपर हिट रहा उसका। अब सीज़न 2 भी आ रहा है, देखने मत लग जाना उसको, अब सर्च मत करना, पहले अब वीडियो सुन लो क्या बता रही हूँ। लॉ बनाए गए थे किसके विरोध में, किसके अगेंस्ट में, तो चाइल्ड मैरिज के। ठीक है। With the growth of women's organization and writing on these issues, the momentum for reform gained strength. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अब औरतें ना पढ़ने लगी हैं, समझने लगी हैं और लिखने भी लगी हैं। तो उन्होंने अपने विचारों को लिखना स्टार्ट किया। एक औरत हुई, फिर उनके संगठन बनने लग गए और धीरे धीरे ना इस विचार ने, इस किसी एक के विचार ने ना रफ्तार पकड़ ली, स्ट्रेंथ मिलने लगी। पीपल चैलेंज अनदर एस्टेब्लिश्ड कस्टम दैट ऑफ अ चाइल्ड मैरिज। सती और विडो रीमैरिज जैसी प्रथाओं से लड़ने के बाद अब लोग एक और घटिया से कस्टम से लड़ने को तैयार हो गए थे, वो था चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। There were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. अगर बात करी जाए सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली की उस टाइम पे, तो ऐसे बहुत सारे कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे जो प्रिवेंट करना चाहते थे, बच्चों को बचाना चाहते थे इस बाल विवाह से। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पास किया गया था विदाउट काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स दैट अर्लियर लॉज हैज सीन। ठीक है। और जब इस लॉ को पारित किया गया तो कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जैसे हमें पहले के लॉज में करनी पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, no man below the age of 18 and women below the age of 16 could marry. इस कानून में क्या बोला गया कि शादी उन्हीं की हो सकती है जिस आदमी की एज 18 हो या 18 से ज़्यादा, कम नहीं होनी चाहिए, और औरतों की एज 16 से कम नहीं होनी चाहिए। Subsequently, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. और अगर करेंट की बात करी जाए तो आज के टाइम पे आदमियों की उम्र है 21 से पहले अगर आप किसी लड़के की शादी करते हो तो वो गैर कानूनी है, और वहीं लड़कियों की उम्र है 18। अगर 18 साल से पहले आप किसी लड़कियों की शादी करते हो तो वो गैर कानूनी है। फिगर 8 में देखिए, ब्राइड एट द एज ऑफ 8, ये 8 साल की है और देखिए ये व्यक्ति कितने बड़े हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ चाइल्ड ब्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century. Did you know that even today over 20% of girls in India are married below the age of 18? कितनी छोटी सी बच्ची है, इसे अपनी समझ नहीं होगी और इस पे शादी जैसी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, मैं तो कहती हूँ थोप दी जाती है। आप क्या जानते हैं कि अब हम कितनी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और अभी भी 20% जो लड़कियां हैं हमारे भारत की, उनकी शादी 18 साल से कम की उम्र में ही हो जाती है। अब भी आप अपने आसपास के गांव में देखिएगा ऐसा ही होता है। तो क्या ये सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अब अगर हम बात करें कास्ट और सोशल रिफॉर्म की, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने हमेशा आलोचना करी है कास्ट इनइक्वलिटीज की, मतलब कास्ट को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उनमें से काफी फेमस है राजा राम रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने लोगों को समझाने के लिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट का भी यूज किया। उसमें समझाया कि कोई भी जाति ऊपर या नीचे नहीं होती है, सब समान होते हैं। इस सब के लिए प्रार्थना समाज की भी स्थापना की गई। प्रार्थना समाज क्या कहता था, ये फॉलो करता था भक्ति के ट्रेडिशन को और बोलता था कि स्पिरिचुअल इक्वलिटी होनी चाहिए सारे कास्ट के। फिर परमहंस मंडली की भी स्थापना की गई थी बॉम्बे में 1840 में, ताकि इस कास्ट सिस्टम को हटाया जा सके। अक्सर एक बात आई है कि लोअर कास्ट जो बोला जाता था उस जमाने में, जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनका जो शोषण होता था, उनके साथ जो बुरा बर्ताव करते थे वो अपर कास्ट के लोग होते थे। आज भी इसीलिए काफी सारे जो लोग खुद को लोअर कास्ट का समझ रहे हैं वो अपर कास्ट को एक गलत भावना से ही देखते हैं। आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं अपर कास्ट के लिए बुरी भावना है। तो उनसे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। वैसे ही आप अपनी बुक में ही देख लीजिए, Many of these reformers and members of reform associations were people of upper castes। ठीक है कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसका मतलब ये कि माना कि अपर कास्ट के लोग शोषण कर रहे थे लेकिन सारे अपर कास्ट के लोग शोषण कर रहे थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अपर कास्ट के ही वो लोग थे जो रिफॉर्म्स लेके आए, जिनको बोला जाता था लोअर कास्ट, उनको इक्वलिटी दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। ठीक है, आपकी बुक में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, और ये रियलिटी है। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स, ये लोग क्या करते थे रिफॉर्मर्स, सीक्रेट मीटिंग है और वहां पर क्या कहते थे कि हम कैसे भी करके वायलेट करें ये जो टाबूज लगा रखे हैं खाने पे, छुआछूत वाले, कि ये नहीं छू सकते, वहां नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, जो भी ये सब है इनको हमें वायलेट करना है। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी की बात करूं तो कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे अपना धर्म का प्रचार करने, उस टाइम पे क्रिश्चियंस नहीं हुआ करते थे, हिंदू होते, मुस्लिम्स थे, पारसी, सिख ये थे, पर इंडिया में इतने क्रिश्चियन नहीं हुआ करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज यूरोप से आ गए थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे और उसके साथ उन्होंने कुछ स्कूल खोले ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। These children were thus equipped with some resource to make their way into changing world। अब जब इनके पास स्कूल आया, ट्राइबल पीपल के पास, लोअर कास्ट के बच्चों के पास, तो इनके पास एक ऐसा अवसर आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया कि ये अपने काम को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। At the time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities। ये वही समय था जब जो गरीब व्यक्ति था वो अपने गांव को छोड़ के शहर की ओर जा रहा था कि मुझे कोई रोजगार मिलेगा और मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी होगी। There was a work in the factories that were coming up and jobs in municipalities। You have read about the expansion of cities in chapter 6। Think of the new demands of labor this created। तो लोगों का यही मानना था कि एक्सपेंशन हो रहा है सिटीज का दायरा बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, जो हमने जैसे चैप्टर 6 में पढ़ा था। तो जो लोग होंगे उनकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि काम बढ़ेगा तो लेबर भी ज्यादा लगेगी। अब लेबर लगेगी तो फिर हमें काम मिल जाएगा। ये लोगों की सोच थी। ट्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स laid, building constructed and cities cleaned। This required coolies, diggers, carriers, bricklayers, sewage cleaners, sweepers, palanquin bearers, rickshaw pullers। तो देखो जब सिटीज बड़ी होगी तो वहां पर नाली बनाई जाएंगी, सड़कें बनाई जाएंगी, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, घर बनाए जाएंगे, रोड की खुदाई होगी,
ईंट ढोने वाला चाहिए जो ईंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, साफ सफाई करने वाला चाहिए, रिक्शा खींचने वाला चाहिए। तो इस सब के लिए लेबर चाहिए होती है, ठीक है। ये लेबर आएगी कहाँ से? तो ये लेबर आएगी जो गरीब है ना गांव के, वो आएंगे। और ये लोग ज्यादातर वो थे जो छोटी जात के थे, लो कास्ट के थे। Begin moving to the cities where there was a new demand for labor। तो ये जो छोटी कास्ट के लोग थे, बेचारे गरीब जो लोग थे, ये कहाँ जाएंगे अब? जहां पर लेबर की डिमांड है, सो दैट ये इनकम जनरेट कर सके। Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia। इनमें से कुछ लोग क्या करेंगे कि प्लांटेशन का काम करने के लिए इन सारी जगहों पे चले जाएंगे। प्लांटेशन के बारे में क्लास 10 में आपको और अच्छे से बताया जाएगा। वर्क इन न्यू लोकेशंस वाज वेरी ऑफन हार्ड, बट the poor people from low caste saw this an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and daily humiliation they suffered। तो देखो, किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जो घर है उसको छोड़ के, जिसको हम स्वदेश बोलते हैं, स्वदेश छोड़ के परदेश जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ का खान पीन, वहाँ की भाषा सब अलग होती है, तो वहाँ पर जिंदगी व्यतीत करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी प्लांटेशन के काम के लिए ये भारत को छोड़ के दूसरी मतलब अपनी जमीन को छोड़ के दूसरी जमीन पर जाने को तैयार हो गए, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि कैसा भी होगा, कितनी भी कठिनाई आएंगी, लेकिन इस अपर कास्ट से हमें छुटकारा मिलेगा। रोज रोज की ये जो बेइज्जती हमारी करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। फिगर 9 में देखिए, अब कुली शिप 19th सेंचुरी का ये कुली शिप है। दिस कुली शिप नेम्ड जॉन एलन carried many Indian laborers to Mauritius, where they did a variety of forms of hard labor. Most of these laborers were from low caste। तो ये इतनी बड़ी जो शिप है, इसके अंदर लेबर्स को भर के ले जा रहे हैं मॉरिशस को, ठीक है। Who could produce shoes? जूते काफी जरूरी होते हैं, तो जूतों का प्रोडक्शन कौन कर सकता है? Leather workers have been traditionally held in contempt since they work with dead animals, which are seen as dirty and polluting। देखो, जूतों का काम करने वाले को लो कास्ट की कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि जूते चमड़े से बनते हैं, लेदर से बनते हैं, और जो मरे हुए एनिमल की बॉडी से निकालने पड़ते थे। काफी गंदा और पॉल्यूटिंग काम इसको समझा जाता था कुछ लोगों के द्वारा। वैसे काम कोई छोटा बड़ा या गंदा नहीं होता है, काम तो बस काम होता है, वो हमारे देखने का एक नजरिया होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन देखो लोगों की भी किस्मत कभी चमक जाती है। अब देखो, आप एक मोची है उसको गलत भावना से देखते हो, लेकिन अगर वहीं जूते में बाटा का नाम आ जाए तो बाटा वो भी तो जूते में ही काम कर रहा है, लेकिन कितना पैसे वाला है ना। तो वैसे ही अब ये लोग जो थे, जो शूज प्रोड्यूस करते थे, देखो ये कर रहे हैं, जूते बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, कब आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से लेके 1918 तक चला था। हाउएवर उस टाइम पे क्या हुआ कि जूतों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि लड़ाई में आर्मी जाने लगी। अब आर्मी चप्पल पहन के जाएगी नहीं, तो जूते की डिमांड काफी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये जो लेदर वर्कर्स थे, इनकी भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि इन पे जूते बनाने का काम काफी ज्यादा आ गया। और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने पहले की अपेक्षा में थोड़ी हाई प्राइजेस और काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। ये देखिए, एक पर्टिकुलर जाति है, कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश की, जिसको मदगिदास कहते हैं, मदिगिदास। ये शूज बनाते हैं, 19th सेंचुरी की पिक्चर है। मदिगास were an important untouchable caste of present day Andhra Pradesh. They were expert at cleaning hides, tanning them for use and sewing sandal। ये क्या करते हैं? खाल को साफ करते हैं, निकालते हैं पूरा उसको, है ना, और सिल सिला के अच्छे सैंडल वगैरह, जूते वगैरह बना देते हैं।
कौन सी कम्युनिटी है? मदिगास, आंध्र प्रदेश की। और इनको अनटचेबल की कैटेगरी में डाला जाता था। 1914 से 1918 में जब वर्ल्ड वार आया पहला, तो इनकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि जूते की डिमांड बढ़ गई थी आर्मी के लिए। अब देखिए, there were others job too. The army, for instance, offered opportunities. A number of Mahar people who were regarded as untouchable found jobs in Mahar regiment. देखो, अब यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो क्या हो रहा है कि लोग भी चाहिए। तो जिन लोगों को पहले पूछा नहीं जाता था, छुआछूत मची हुई थी, अनटचेबल, एक कम्युनिटी और आ गई है, महर कम्युनिटी। इनको एक अलग से आर्मी में रेजिमेंट बना दिया गया और इनको नौकरी मिल गई। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। B.R. अम्बेडकर को कौन नहीं जानता, इनके बारे में जितना बोलूं कम है। आपने भी इनका नाम सुना ही होगा, B.R. अम्बेडकर जी का। तो ये कौन थे? फादर थे। इनके जो फादर थे वो लीडर थे दलित मूवमेंट के। इन्होंने आर्मी स्कूल में भी पढ़ाया था। नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम। अब देखो, क्लासरूम तो बनाए गए थे। चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था ओरिएंटलिस्ट वगैरह के बारे में, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन ये देखना है हमें कि लोअर कास्ट के लिए क्या स्कूल थे? नहीं थे, कोई जगह नहीं थी क्लासरूम के अंदर। In the Bombay Presidency, as late as 1829, untouchables were not allowed into even government schools. अनटचेबल्स को बिल्कुल अलाउ नहीं था कि तुम सरकारी स्कूल्स में भी प्रवेश करो। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught. अगर मान लो कोई अपने अधिकार की बात करे कि मेरे को भी पढ़ना है ये वो, तो उस लोअर कास्ट के बच्चे को बोला जाता था कि बरामदे में जाके नीचे बैठ जाओ और जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेसन पढ़ाया जा रहा है, उसको कान लगा के सुन लो। मतलब ऊपर अपर कास्ट के बच्चों के साथ अंदर आके क्लासरूम में बैठने की, टेबल चेयर पे बैठने की इजाजत नहीं थी, ऐसा था। देखिए फिगर 11 में क्या है, दुबलास ऑफ गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट। तो ये भी एक कम्युनिटीज है, गुजरात की दुबलास। दुबलास लेबर्ड फॉर अपर कास्ट landowners cultivating their fields and working a variety of odd jobs at the landlord's house. तो अभी तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वुमेन स्माइल कर रही हैं, वुमेन क्योंकि इसलिए कर रही होंगी ये स्माइल क्योंकि इनकी फोटो खींची जा रही है, अदरवाइज स्माइल करने की कोई बात नहीं इनके पास। ये क्योंकि अपर कास्ट के जो इनके जमींदार रहते थे, जमीन के मालिक होते थे, उनके नीचे काम करते थे अंडर में, और फील्ड में काम करने के अलावा जो उनके पर्सनल काम होते थे ना घर के, वो भी सारे ये लोग करते थे। डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, लोगों के अंदर समानता का भाव आ चुका था। लोग चाहते थे कि उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, न्याय मिले। Gradually, by second half of 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. लोगों के अंदर जागरूकता आई। 19th century के आते आते जब मिड 19th century आ चुका था, तब क्या हुआ था, जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, नॉन ब्राह्मण कास्ट थी, उन्होंने अपने छोटे छोटे संगठन बनाना स्टार्ट किया और जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था उसको लेके मूवमेंट चला दिया। क्या चाहते थे ये? इक्वलिटी चाहते थे और जस्टिस चाहते थे। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. अगर बात करें सेंट्रल इंडिया की तो बहुत ही फेमस मूवमेंट है जिसका नाम है सतनामी मूवमेंट। सतनामी मूवमेंट को लीड करा गया था किसके द्वारा? गुरु घासीदास के द्वारा। अगर ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट ने वर्कड अमंग जो
काम करते थे चंडाला कल्टीवेटर्स के, उन्होंने भी क्या किया, क्वेश्चन किया। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। In what is present-day Kerala, a guru from Ichhava caste, Sri Narayan Guru, proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. तो हमने देखा कि ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मटुआ ने भी आवाज़ उठाई, क्वेश्चन करे उन ग्रंथों को लेके जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कास्ट के बारे में बात की जाती है, जो कास्ट को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, अगर वहीं केरला में देखा जाए तो जो गुरु हैं इज़हावा कास्ट से श्री नारायण गुरु, उन्होंने भी ये आइडिया दिए कि सब में समानता का भाव होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग क्या था, ह्यूमन काइंड की कोई अलग कास्ट नहीं होती है, ह्यूमन काइंड की सिर्फ एक ही कास्ट होती है। इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, श्री नारायण गुरु, ये रहे, इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये रही, ओरु जत्ति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यम, ये इनके लैंग्वेज में है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगा, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ऑल दीज सेक्ट्स were founded by leaders who came from non-Brahmin caste and worked amongst them. ये जो भी सेक्ट्स की बात करी जा रही है अलग अलग, ये सारे उन लीडर्स के द्वारा बनाए गए हैं जो ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate caste. ये लोग क्या चाहते थे कि हम अपने संगठन के थ्रू लोगों के इक्वलिटी और जस्टिस दिलवा सकें और लोगों को बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों को लड़ना चाहिए जो अपर कास्ट से नहीं है। गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स्ट द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले का नाम आपने पहले भी सुन लिया होगा, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो ये लो कास्ट से ही बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1827 में हुआ था। ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़ अबाउट इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। जैसे जैसे बड़े हुए, इनके अपने खुद के विचार थे कि कैसे जात के नाम पे, है ना, लोगों के अंदर भेदभाव होता है। He set out to attack Brahmins, claimed that they were superior to others since they were Aryans. Phule argued that Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of Aryans. तो इनका क्या कहना था कि जो ब्राह्मण्स हैं, जो आर्यंस हैं, खुद को आर्यन कहते हैं, तो आर्यंस तो इस धरती के ही नहीं हैं, ये बाहर से आए थे, और इन आर्यंस की वजह से जो इस धरती के बच्चे हैं, जो धरती के पुत्र हैं, वो ही इस धरती में भेदभाव महसूस कर रहे हैं और डोमिनेंस आर्यंस का हो रहा है जो कि इस धरती के नहीं है। They began looking at the defeated population as inferior, as low caste. और जिस पॉपुलेशन को ये हराते जा रहे हैं उसको लो कास्ट कहते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फूले, अपर कास्ट हैज़ नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। अगर गुलामगिरी और ज्योतिराव फूले की बात मानी जाए तो जो ये अपर कास्ट के लोग हैं, इनका कोई अधिकार नहीं बनता है ज़मीन पे या किसी शक्ति पे, क्योंकि रियलिटी में ये ज़मीन इनकी नहीं है, ये यहाँ के लोगों की है जिनको ये लो कास्ट बोल रहे हैं। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्ट अ गोल्डन एज व्हेन वॉरियर पीजेंट टिल्टेड द लैंड एंड रूल्ड द मराठा countryside in just and fair ways. He proposed that Shudras and Atishudras should unite to challenge caste discrimination. इनका कहना था कि जो शूद्र लोग हैं, जो लेबर का काम करते हैं, और जो अति शूद्र लोग हैं, जिनको ये लोग छूना भी पसंद नहीं करते, जिनको अनटचेबल्स कहते हैं, जिनको समाज से काफ़ी दूर रखा जाता है, तो इनको मिल जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना चाहिए। The Satyashodak Samaj, an association Phule founded, propagated caste equality.
अगर आपसे एक क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में ही आ जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये ज्योतिराव फूले ने की थी। और इसका क्या एम था? इसका एम था कि कास्ट इक्वलिटी लेके आए। मी हियर एंड यू ओवर देयर, क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, देखते हैं। फूले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी colonial नेशनलिज्म दैट वॉज preached by upper caste leader, he wrote। तो फूले के, ज्योतिराव फूले जी के क्या विचार थे नेशनलिज्म को लेके, जरा देखते हैं। ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द sword of their religion which has cut the throat of people's prosperity and now go about posing a great patriots of the country. They give this advice to our Shudra, Muslim and Parsi youth that unless we put away all quarreling amongst ourselves about the division between high and low in our country and come together, our country will never make any progress. It will be unity to serve their purposes, and then it will be me here and you over there again. Jyotirao Phule, the cultivator, whip God। तो दरअसल यहाँ पर ब्राह्मण्स और सब लोग ये चाहते थे कि कास्ट सिस्टम की बात को, विवाद को छोड़ के हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना चाहिए और नेशनलिज्म का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन ज्योतिराव फूले का कहना ये था कि जैसे ही ब्रिटिश से लड़ाई खत्म होगी तो आप वही नीची जात, ऊंची जात, अपर कास्ट, लो कास्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे नेशनलिज्म का हिस्सा बनना। In 1873, Phule wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery। बहुत ही फेमस किताब है, अभी भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी। तो अब आई थिंक आपको आंसर मिल गया, ज्योतिराव फूले ने लिखी थी इन द ईयर 1873। और गुलामगिरी समझ रहे हो ना, स्लेवरी, किसी की गुलामी करना। Some 10 years before the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America, Phule decided his book to all those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of lower caste in India and the black slaves in America। तो ये जो गुलामगिरी किताब है, जो गुलामों के ऊपर है, स्लेव्स के ऊपर है, इसको डेडिकेट किया था जो अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे, जो गुलाम थे, उन लोगों को ज्योतिराव फूले ने। और उन्होंने एक लिंक भी बनाई थी कि जो काले लोग हैं, ब्लैक गुलाम्स हैं, ब्लैक स्लेव हैं अमेरिका में, उनकी हालत और इंडिया के लो कास्ट लोगों की हालत एक ही जैसी है। As this example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about plight of upper caste women, the miseries of labor and the humiliation of low caste। ठीक है, तो इतना बड़ा एग्जाम्पल देते हुए फूले ने अपना ना जो आलोचना करते थे कास्ट सिस्टम की, उसको और ज़्यादा बढ़ाते हुए कहा, This movement for caste reform was continued in 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in South India। तो इस तरीके से कास्ट को लेके रिफॉर्म्स आते रहे। और दो मैं आपको ऐसे नाम बताऊंगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, और वो दलित लीडर हैं जिन्होंने लो कास्ट लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और इस टाबू को हटाया, जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनको कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में काम किया। और E.V. रामास्वामी नायकर, इन्होंने साउथ इंडिया में काम किया। हु कुड एंटर टेम्पल्स, मंदिरों में कौन प्रवेश कर सकता है ना। अब बताओ, भगवान के मंदिर में भी जाने में ये सोचना पड़ता है कि कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर अम्बेडकर जी की बात करूँ मैं, तो इनकी महर फैमिली में जन्म हुआ था इनका, ठीक है, जो कि उस जमाने के हिसाब से एक लो कास्ट कम्युनिटी मानी जाती थी, महर फैमिली में। अम्बेडकर ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडाइज मीन्स इन एवरीडे लाइफ। बचपन से ही अम्बेडकर ने वो शोषण सहा था, नीची जात ऊपर जात का, है ना।
स्कूल में भी उनको बोला जाता था कि तुम क्लासरूम से बाहर जाके ज़मीन पे बैठो, अंदर नहीं बैठ सकते हो, हमारे नलों से कुओं से पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है। और अपने जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ रह नहीं सकते हो क्योंकि अपर कास्ट के बच्चे गंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ, जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो यूएस गए थे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। यूएस समझते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। यूएस चले गए। तो जब वो इंडिया आए 1919 में, तो उन्होंने लिखना शुरू किया अपर कास्ट की पावर के बारे में सोसाइटी को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि अब पढ़ लिख के आ गए थे, ठीक है। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. 1927 के अंदर अंबेडकर जी ने क्या किया कि जो मंदिरों में एंट्री नहीं थी उनकी कास्ट की, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया और एक आंदोलन भी छेड़ दिया कि हमें मंदिर में जाने की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भी मंदिर में जा सकते हैं। तो एक तरीके से आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने। जो ब्राह्मण पुजारी थे, इससे उनको गुस्सा तो आएगा, आ गया। और दलित, जिनको वो पीने नहीं देते थे अपने कुएं से पानी, मतलब उनका कुआं अलग होता था, अपर कास्ट का कुआं अलग होता था, तो वहाँ से उन्होंने दलितों को पानी भी पिलाना स्टार्ट कर दिया। जो टेम्पल का टैंक था वहाँ से भी पानी भरना स्टार्ट करवा दिया। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। तो इन दोनों ईयर्स के बीच में 1927 और 1935 के बीच में 3 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स चलाए थे बी आर अम्बेडकर जी ने। His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the society. Now see some non-Brahman movements. In the early 20th century, non-Brahman movement started. ठीक है, the initiative came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth and influence. तो 20th सेंचुरी आते आते जो ब्राह्मण कास्ट नहीं थी, उनके अलावा जो दूसरी जातियां थी, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए अपने अपने। और ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था और समाज में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, इन लोगों ने स्टार्ट किया। इनका क्या कहना था, जो ब्राह्मण लोग हैं वो कहाँ के हैं, किन के वंशज है, वो आर्यंस के हैं। और आर्यंस इंडिया के नहीं थे, ठीक। ये ज़मीन किसकी है, सदर्न जो लैंड है वो किसका है, यहाँ के लोगों का है, द्रविडियंस का है, यहाँ के लोगों का है, जिनकी द्रविडियन रेस है। तो ये जो द्रविडियन लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर आज हम करेंट की बात करें तो साउथ के जो लोग हैं वो द्रविडियंस। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। E.V. रामास्वामी नायकर और पेरियार as he was called came from middle class family. Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. जैसा कि मैंने आपको बताया साउथ में काम किया था E.V. रामास्वामी ने, तो इनको संस्कृत स्क्रिप्चर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। लेटर ये मेंबर बन गए थे कांग्रेस के, only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, seating arrangements followed caste distinction, that is, lower caste were made to sit at a distance from upper caste. तो E.V. रामास्वामी ने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पक्षपात हो रहा था। कैसा? एक खाने के टाइम पर अपर कास्ट की प्लेट्स अलग थी और इनकी जो बैठने की, खाना खाने की जगह थी वो अलग। तो इस तरह का भेदभाव देख के इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the self-respect movement. ये क्या चाहते थे कि जिन लोगों को छुआछूत करके ना छूने की बात की जाती है, उनको अपने खुद के स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनका कहना था कि जिनको आप अनटचेबल्स कहते हो, छोटी जात का कहते हो, वो असली ओरिजिनल पीपल हैं, द्रविडियन हैं, जो जिनका अधिकार है। और जो ब्राह्मण्स आए हैं, आर्यंस आए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है इस हमारी ज़मीन पर। He felt that all religion authorities saw social divisions and equalities as God-given. Untouchables had to free themselves, therefore, from all religion in order to achieve social equality.
इनका ये भी कहना था कि ज़्यादातर सभी धर्मों में मतलब भेदभाव तो है, इक्वलिटी नहीं है। तो अगर आपको सोशल इक्वलिटी चाहिए तो आपको सभी धर्मों से अलग होना पड़ेगा। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and Ramayana. देखो पेरियार, मैं अपना पर्सनल व्यू रखना चाहती हूँ यहाँ पर। जातिवाद के खिलाफ हूँ मैं, नहीं करना चाहिए हमें अपर कास्ट लोअर कास्ट, सबको समान भाव से देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पेरियार ने ये बात कही है ना कि जो हिंदू के जितने भी ये कोड्स हैं मनु के, ये चलो एक बार को इनको बोल देते, लेकिन भगवत गीता और रामायण को भी इन्होंने बकवास कह दिया एक तरीके से, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप इस चीज़ पे मत ध्यान देना। भगवत गीता और रामायण अगर इसको अपनी ज़िंदगी में आप उतारते हो ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जातिवाद मत करो, लेकिन भगवत गीता और रामायण बहुत अच्छे ग्रंथ हैं। ऐसा पेरियार ने कहा था कि इनमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये ब्राह्मण्स ने मतलब के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writing and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some special criticism among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabha and Bharat Dharma Mahamandal in North and associations like Brahma Sabha in Bengal. अब देखो, जब लोअर कास्ट जो ये लोग हैं ये जागरूक हो रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपर कास्ट से लड़ेंगे, तो देखो जो इतने टाइम से चला आ रहा है, अपर कास्ट ऐसे थोड़ा ना होने देगी इतनी आसानी से, तो वो भी रिएक्ट करेगी। तो अपर कास्ट ने भी, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, वरना बहुत सारे अपर कास्ट तो जो लोअर कास्ट लोग थे उनको न्याय दिलाने में भी हेल्प कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के लोग थे उन्होंने कुछ सभा भी स्टार्ट कर दी करना, जैसे सनातन धर्म सभा है ना, महामंडल, और ब्रह्म सभा जो बंगाल में थी। इस तरह से इन सब का ऑब्जेक्ट क्या था कि हम कास्ट डिस्टिंक्शन जो हमने बना रखा है उसको बना के रखें, ऐसा ना हो कि वो गायब हो जाए। And show now this was sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own time. देखो ज़माना बहुत बदल गया है, अब उस तरह की चीज़ें नहीं रह गई हैं। आप भी जानते हैं कि पानी नहीं पीने देंगे, कि ये नहीं करने देंगे, अब इस तरह की चीज़ें इतनी नहीं रह गई जैसे पहले थी, बहुत कम रह गई हैं। हो सकता है किसी गांव में कहीं होता हो, अब लोग इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते हैं, पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी कास्ट को लेके डिबेट्स और मतभेद तो चलते ही रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो पहला है ब्रह्म समाज। ठीक है, काफ़ी फेमस है ब्रह्म समाज। द ब्रह्म समाज फॉर्म्ड इन 1830 prohibited all forms of idolatry and sacrifice, believed in Upanishads and forbade its member from criticizing other religious practices. ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। इसके अंदर मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, कोई भी दान दक्षिणा या यज्ञ वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, और ये लोग बिलीव करते थे उपनिषद वगैरह में। ठीक है, और इसमें बोला जाता था जो भी इसके मेंबर्स होते थे ब्रह्म समाज के, कि आप किसी भी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करोगे। इट क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन, स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड Christianity, looking at the negative and positive dimensions. ठीक है, तो ये दोनों ही तरह के डायमेंशंस को बताते थे, चाहे फिर वो सनातन धर्म हो या क्रिश्चियंस का हो, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। डेरोजी एंड यंग बंगाल, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये एक इतना लंबा चौड़ा एक ही टीचर का नाम है, हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे कलकत्ता के अंदर। 1820s promoted a radical ideals and encouraged his pupils to question all authority, referred to as Young Bengal movement. तो ये काफ़ी यंग थे और इतने सारे लोगों को पढ़ा के इनने शिक्षित किया, तो इसीलिए जो इनके थ्रू आंदोलन छिड़ा उसको हमने यंग बंगाल मूवमेंट कह दिया है। His student attacked tradition and customs, demanded education for women, and campaigned for the freedom of thought and expression.
इनके पढ़ाए हुए छात्रों ने, इनके बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने क्या बोला कि औरतों को भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और कैंपेन लगाई कि हमें अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि आज हमारे पास है, अगर मैं चाहूँ तो मोदी जी के बारे में भी वीडियो बना के बोल सकती हूँ। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने पीएम के बारे में क्यों बोला, अच्छा बोला क्यों, बुरा बोला क्यों, नहीं बोल सकता। न्यूज़ चैनल हर तरह की बात दिखा देते हैं क्योंकि नाउ वी आर फ्री एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दी रामकृष्ण मिशन एंड स्वामी विवेकानंद की बात करें, नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद गुरु। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर। रामकृष्ण मिशन सक्सेस stress the ideals of salvation through social service and selfless action। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको समाज की सेवा करनी चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1863 में जिनका जन्म हुआ, जिनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, combined the simple teachings of Sri Ramakrishna with his well-founded modern outlook and spread them all over the world। इन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके अपने गुरु की जो ज्ञान था उसकी पूरी दुनिया में उसको फैलाया। After hearing him in the World Parliament of Religions at Chicago in 1893, the New York Herald reported, "We feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation." Indeed, Swami Vivekananda was the first Indian in modern times who re-established the spiritual preeminence of the Vedanta philosophy on a global scale. But his mission was not simply to talk of religion। देखो, जब इन्होंने एक मतलब कि एक वर्ल्ड पार्लियामेंट में धर्मों के ऊपर शिकागो में एक सभा हो रही थी 1893 में, तो जो इन्होंने भाषण दिया, जो स्पीच दी, उससे कुछ रिपोर्टर खुश हो गए और एक रिपोर्टर ने क्या बोला कि हम कितने मूर्ख थे जो हमने इतने अच्छे राष्ट्र के अंदर अपने क्रिश्चियन मिशनरीज भेजे थे, कितने पढ़े लिखे नेशन के लोग हैं। इस तरह की बातें, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेदांता को ऐसे ग्लोबल स्केल में फैलाया और इनका मिशन सिर्फ यही नहीं था कि बातचीत करके ही आ जाए। He was extremely pained at the poverty and misery of his countrymen। वो काफ़ी दुखी थे कि मेरे भारतवर्ष के लोग हैं वो इतनी परेशानी में हैं और गरीब हैं। He firmly believed that any reform could become successful only by uplifting the conditions of masses। Therefore, his clarion call to the people of India was to rise above narrow confines of the religion of the kitchen and come together in the service of the nation। स्वामी विवेकानंद जानते थे कि अगर मुझे अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है, इनकी परेशानी से बाहर निकालना है, तो इनकी सोच को बदलना पड़ेगा और किसी एक के भला करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पूरे मासेस के साथ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा राष्ट्र, मेरा वतन खुश होगा। तो इनको अपने किचन से बाहर निकल के राष्ट्र के हित में सोचना पड़ेगा। Sense of nationalism was, however, not narrow in the conception। He was convinced that many of the problems facing mankind could only be overcome if the nation of the world come together on equal footing। ये चाहते थे कि हम अपने नेशन के लिए जाएं, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तभी खत्म होंगी जब हम एक ही लाइन पे आ जाएंगे और अपने नेशन के लिए सोचेंगे। Therefore, his exhortation to the youth was to unite on the basis of common spiritual heritage। In this exhortation, he became truly the symbol of new spirit and a source of strength for the future। इन्होंने अपने इस भाषण में, स्पीच में यही बोला युवाओं से, यूथ से, कि हमको सब कुछ छोड़ के ये सोचना पड़ेगा हम एक मातृभूमि के हैं, हमारा कॉमन हेरिटेज है, स्पिरिचुअल हेरिटेज है और हमें अपने देश के लिए लड़ना है सो दैट एक अच्छा फ्यूचर हमें मिल सकेगा। प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो 1867 में स्थापना हुई थी बॉम्बे में। एंड ये क्यों था? ताकि कास्ट सिस्टम में जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको हटाया जाए, चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, है ना, और औरतों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, उसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए।
विडो रीमैरिज करवाया जाए। इट्स रिलीजियस मीटिंग ड्रू अपॉन हिंदू, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। तो इन सारे ग्रंथों को मिला के इनकी जो धर्म की नीतियां हैं वो तैयार की जाती थी। वेद समाज की बात करी जाए, ये मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था 1864 में। और वेद समाज किससे इंस्पिरेशन मिली है इसको? ब्रह्म समाज से मिली है। इनका काम भी यही था कि कास्ट में जो भेदभाव होता है उसको हटा सके, एंड जो विधवाओं की शादी में रोक आती है उसको रोके नहीं, विधवाओं की शादी करवाएं दोबारा, वुमेन्स के अधिकारों के लिए लड़ें, वुमेन्स को पढ़ाएं। इनका मानना था कि भगवान एक है। क्या है? भगवान सिर्फ एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड, एंड द कंडेम्ड सुपरस्टिशन एंड रिचुअल ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। और जो ये भूत प्रेत और जादू टोना वाली बातें होती हैं हिंदुइज्म की, ऑर्थोडॉक्स होती हैं, इनको खंडन करते थे, इनको नहीं मानते थे। नाउ द अलीगढ़ मूवमेंट, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि सैयद अहमद ने फाउंड किया था अलीगढ़ के अंदर 1875 में, आगे चल के ये बन गया था AMU, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और ये एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे है, आज भी बहुत फेमस है। ये मॉडर्न एजुकेशन देता है लोगों को। तो सैयद अहमद खान चाहते थे कि हमारे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, इनको वेस्टर्न साइंस की नॉलेज भी मिलनी चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। तो इन्होंने इस पहले कॉलेज की स्थापना करी है, लेटर ये एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है। द सिंह सभा मूवमेंट, reform organization of the Sikh, the first Singh Sabha were formed at Amritsar in 1873, at Lahore in 1879। तो देखो हिंदुओं में हो रहा है, मुस्लिम्स में हो रहा है, तो सिख भी थोड़ा पीछे रहेंगे, उनके अंदर भी रिफॉर्म्स आ रहे थे। सिंह सभा मूवमेंट आ गया। इसकी पहली जो सभा हुई थी वो अमृतसर में हुई, देन लाहौर में हुई। इसके अंदर क्या था, जो सिखों के अंदर भी सुपरस्टिशन होते हैं ना, उन सब से छुटकारा पाना था। They promoted education among the Sikh, often combining modern instruction and with teaching। तो इनका कहना भी क्या था कि सिखों को थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए और मॉडर्न टीचिंग्स के साथ, है ना। खालसा कॉलेज है ये अमृतसर का, इसको 1892 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड किसके द्वारा किया था? सिंह साहब जो मूवमेंट है उनके लीडर के द्वारा। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है। ज़रा एल्सवेयर में आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटर्स, ठीक है, ज़रूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।